अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद BRD में आप सबको खुशामदीद। आज जो लेक्चर सीरीज़ में शुरू करने जा रही हूँ, ये सब्जेक्ट है ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश के लेक्चर्स शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स को ये पता होना ज़रूरी है कि ये सब्जेक्ट क्या है और हम इसे क्यों पढ़ने जा रहे हैं। यानी जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है, यकीनन आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। और इंटरेस्ट के बगैर पढ़ना ये BRD का स्टाइल नहीं है। सही। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से होगा क्या, आपको क्या महारत मिलेगी। आपने सोचा है घर में एक फ़र्द ऐसा ज़रूर होता है कि अगर पापा से कोई बात करनी हो ना, यार तू जाना तो करना बात, कोई बात मनवानी हो ना, पता होता है कि एक बंदा ऐसा है जिसमें गुर है। ठीक है, होता है ना ऐसा, आपकी फैमिली में भी ज़रूर होगा। तो वो एक बंदा क्यों उसकी बात मानी जाती है? दो वजह से। या तो वो लाडला होता है, मतलब उसकी ज़रा लाड शाड ज़्यादा उठाए गए होते हैं, या फिर उसे बात करने का तरीका आता होता है, उसे पता होता है कि मैंने सामने वाले को कन्विंस किस तरह से करना है। ऐसा ही है। इसी तरीके से अगर मोहल्ले में कोई झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए, तो उस बंदे को ढूंढा जाता है कि यार पता है यार, जितना ही बड़ा फड्डा हो जाए ना, ए बंदा संभाल सकता है घर। ऐसा ही है, ज़रूर होता है। हर मोहल्ले में हर जगह पे ऐसा बंदा ज़रूर पाया जाता होता है। तो उस बंदे को भी क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि पता होता है कि जो भी सिचुएशन हो या जैसी भी सिचुएशन हो, इस बंदे को सिचुएशन को हैंडल करना आता है। ऐसा ही है, ठीक है। इसी तरीके से जब बिजनेस लेवल होता है, जहाँ पे मतलब काम किया जाता है, वहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक लोग होंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आप मेरी इस चीज़ पे, मेरी इस बात पे 100% एग्री करोगे कि जो आपका बॉस होता है ना, जब आपको मतलब कहीं बाहर प्रेजेंटेशन देनी होती है, यानी कि आपका कोई नया क्लाइंट आया, तो आपके बॉस की सबसे ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी वही बंदा होगा कि मैं उस बंदे को चूज़ करूँ प्रेजेंटेशन देने के लिए, यार जिसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होती है, जिसको हालांकि बेशक बहुत लोग देते होंगे नॉर्मली प्रेजेंटेशन, लेकिन उस वक्त बॉस का फोकस उस बंदे पे होगा जिसको पता हो कि यार ये प्रेजेंटेशन जब भी देता है ना, सामने वाले को कन्विंस करके छोड़ता है, यानी कि ये प्रोजेक्ट तो हमारा ही है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है ना। इसी तरीके से कभी कभी इस तरीके से भी होता है कि सारे एम्प्लॉयज़ को मिलकर कोई बात मनवानी होती है अपने बॉस से, तो उस वक्त भी सारे एम्प्लॉयज़ मिलकर उस बंदे को ढूंढते हैं कि पता हो यार ये बॉस को हैंडल कर सकता है कि नहीं। तो मेरी इन सारी बातों का मकसद ये है कि हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये हमें वो स्किल सिखाएगा जिससे हमें ये सारे गुण आ जाएंगे कि हम भी किसी के साथ किस तरीके से किस सिचुएशन में बात करनी है, वो सब सीखेंगे। समझ आई? यानी समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि किसी के आंखों का तारा बनना है आपको, चाहे वो फिर ऑफिस में हो या घर में। समझ आ गई? तो ये है हमारा सब्जेक्ट। आई होप अब आपको इंटरेस्ट बनेगा। यार मतलब कितनी वैल्यू होती है उस बंदे की जिसमें जिसमें ये गुर होता है। हाँ जी, तो हम क्योंकि ये बिजनेस लेवल से पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें मोस्टली वो सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे कि आप बिजनेस के लेवल पे जब हो, यानी कि जब आप जॉब कर रहे हो या खुद बिजनेस कर रहे हो, तो तब आप लोगों से बात मनवाना, लोगों को हैंडल करना, झगड़ा नहीं होने देना, अपनी बात मनवाना, हर चीज़ आप किस तरीके से कर सकते हो, किस सिचुएशन में किस तरह से बात करनी है, लिख के करनी है तब कैसे करनी है, बोल के करनी है तब कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है, इसमें जस्ट इंट्रो ही होगा कि पूरे आगे हम सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं या बेसिक चीज़ें क्या ज़रूरत होती हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आई होप अब आपका इंटरेस्ट बन गया होगा। इंटरेस्ट के बगैर नहीं पढ़ना, जो पढ़ो समझ के पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, वरना बिल्कुल ना पढ़ो। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बनाना इंटरेस्ट, पढ़ना शुरू करें। तो कर लो माइंड को फ्रेश और करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात का जवाब दे रहे हो, तो ये कम्युनिकेशन है। चाहे हम लिख के कर लें, चाहे हम बोल के कर लें, चाहे हम टेलीफोन पे करें, किसी भी तरीके से जो हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जो एक दूसरे को हम अपने ख्यालात पहुँचाते हैं, वो कम्युनिकेशन होती है। तो कम्युनिकेशन दो तरह की होती है। ठीक है, बेसिकली कम्युनिकेशन कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। एक होती है रिटन कम्युनिकेशन और एक होती है ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उनका ये कहना है, हमारे इस सब्जेक्ट को बनाने वालों का, कि रिटन कम्युनिकेशन में जो है कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रक्चर, कुछ स्टाइलिस्टिक इश्यूज होते हैं। क्योंकि हम ये बिजनेस के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि हम स्कूल में भी होते थे ना, तो मतलब घर में बात करने का एक अलग तरीका होता है। यानी कि आपको अपनी बहन से बात मनवानी है तो अलग तरीके से बात करनी पड़ेगी, अम्मी से बात मनवानी है तो अलग तरीके से बात करनी पड़ेगी, और अब्बू से बात मनवानी है तो थोड़ा ज़रा और मतलब एक होता है ना लेवल होता है, उस तरीके से बात करनी पड़ती है। इवन यही चीज़ अगर मतलब घर में हो, आपको बोलो यार अम्मी छुट्टी करनी है आज स्कूल से, तो आप ज़रा मेहनत तरला कर लोगे। लेकिन वही चीज़ अगर आप स्कूल में टीचर को बोलो कि मिस जी मुझे कल छुट्टी करनी है, तो आपको तरला नहीं करना, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिख के देनी है। ऐसा ही है ना। यानी कि हर जगह के कुछ अपने रूल्स, कुछ अपने स्टाइलिस्टिक स्ट्रक्चर के रूल्स होते हैं।
ठीक है। तो बिजनेस लेवल पे भी जब आपको कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन करनी होती है तो कुछ स्टाइल्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप जो जॉब करते हैं उनको पता होगा कि वहाँ पे इवन मतलब कोई एप्लीकेशन देनी है तो उस एप्लीकेशन का क्या तरीका होता है। अगर वैसे कोई मतलब जो है मतलब मीटिंग हुई है तो उसका मतलब रिपोर्ट लिखी गई है तो वो और होगी, प्रोजेक्ट बनाया तो उसकी जो रिपोर्ट लिखी है वो मतलब एक बाकायदा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिटर्न कम्युनिकेशन होती है इसकी अपनी कुछ प्लानिंग होती है, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ स्टाइलिस्टिक इश्यूज होते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ मेमोज हैं, लेटर्स हैं, प्रपोजल, ये क्या है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये सारे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इनको लिखने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, ठीक है। तो उन सब को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन सब को हम सीखेंगे इस सब्जेक्ट में, ठीक है, ताकि हमारे अंदर ये एबिलिटी हो कि कोई भी डॉक्यूमेंट हमें लिखना पड़े तो हम उसे पावरफुली लिख सकें। उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन होती है। तो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर भी बेशक स्ट्रक्चर स्टाइल इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन किसी हद तक तो होती ही है। प्लानिंग तो करनी पड़ती है कि हमारे सामने वाला बंदा कैसा है, हमें किस तरीके से बात करनी है। तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देने के लिए हमें पहले से प्लान करना पड़ता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि सामने वाला बंदा कौन सा है, ग्रुप का बिहेवियर कैसा होगा, सामने वाले लोग कितने पढ़े लिखे हैं, यानी हमें कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ता है ना। तो वो कहते हैं कि इस कम्युनिकेशन में भी हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो यानी इन दोनों चीज़ों में जितनी भी एहतियात होगी या जिस तरीके से ये कम्युनिकेशन करनी है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम इस सब्जेक्ट में। अगली चीज़ जो उन्होंने बोली, यानी वो उन्होंने यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी मिसाल दी है। इस मिसाल को पढ़ के आप लोगों को बहुत बड़ा मज़ा आएगा कि वो ये कहते हैं कि एक मिस नायला है, नायला हैं जिनको एक हॉस्पिटल में जो है वो हायर किया गया है एज ए डाइटिशियन। मतलब जैसे वो होता है ना, अब जाहिर सी बात है मरीजों को खाना शाना तो देना होता है, ठीक है। मरीजों ने भी खाना खाना है, जो डॉक्टर्स वहाँ रहते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ होती है वो भी खाना खाते हैं। तो एज अ डाइटिशियन उनको वहाँ पे हायर किया गया कि मतलब खाने की मतलब जो है वो स्टेबिलिटी देखें। जाहिर सी बात है मरीजों ने खाना खाना होता है तो डाइट का तो ख्याल रखना पड़ेगा कि उनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। तो एज अ डाइटिशियन यानी कि एज अ एडवाइज़र समझ लो कि डाइट के एडवाइज़र के तौर पर उन्हें जो है वो वहाँ पे हायर किया गया। अब वो नई हायर हुई हैं एक बड़े हॉस्पिटल में, ठीक है। अब वो जब हायर हुई हैं तो उन्होंने देखा है कि मतलब जो किचन में पहले से जो सिस्टम चल रहा है ना डाइट का, उन्हें थोड़ा सा गड़बड़ लगा। अब वो चाहती हैं कि मैं इसको चेंज करूं, ठीक है। यानी उनका अब दिल कर रहा है कि मैं इसमें थोड़े से चेंजेस करवा लूं, ठीक है। अब उसको चेंजेस तो करवाने हैं, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि एक नया बंदा जो आया है वो अब चेंजेस करने की बात करे तो उसको इस तरीके से करनी पड़ेगी कि वो हर बंदे को कन्विंस कर सके, ठीक है। क्योंकि उसकी ये बात बहुत से लोगों तक पहुंचनी है, तब जाके जो है वो उसका उस चीज़ को अप्रूवल मिलना है, ठीक है। अब किस तरीके से कि मतलब उसकी ऑडियंस क्योंकि मुख्तलिफ है और हर ऑडियंस आपकी जो है वो अपनी बात को अपने मतलब तक देखेगी। यानी इनके कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अब नायला ने सिर्फ एक डाइटिशियन प्लान अप्रूव करवाना है, लेकिन इसको अप्रूव करने में बहुत से लोग शामिल होंगे। इसको मैं आपको मजीद जो है वो आगे बताती हूँ कि अब देखिएगा। अब उसने जो अपनी रिकमेंडेशन देनी है डेफिनेटली वो वहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं वो रीड करेंगे यार। हॉस्पिटल का सुपरवाइज़र मतलब ट्रस्ट नहीं करता बंदे पे, तो सबसे पहले वो आपका डाइट प्लान देखेगा और आपको वो लिखने का तरीका कि क्यों मुझे ये चेंज करना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें जो आपने एप्लीकेशन एक लिखी है। नायला एप्लीकेशन एक ही लिखेगी लेकिन इसको बहुत से लोग पढ़ेंगे और सबको कन्विंस करना है। अब सबसे पहला बंदा कौन है जिसने पढ़नी है, वो है वहाँ का सुपरवाइज़र। मतलब नाम समझ लो कि मिस्टर नदीम है जिन्होंने पढ़ना है। अब वो क्यों पढ़ेंगे, क्या जानने के लिए पढ़ रहे हैं, वो ये मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई क्या इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो फॉलो की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। अब यही चीज़ हो सकता है कि उनके वाइस प्रेसिडेंट जो फाइनेंस के हैं वो भी पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है अगर अप्रूव करना यानी कि चलो ठीक है प्रेसिडेंट तो मान गया, प्रेसिडेंट को अच्छा लगा, चलो मानना चाहिए। अब वही जो लेटर है वही लेटर जो प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस हैं जो पूरे उस अखराजात का हिसाब किताब रखते हैं हॉस्पिटल के, उनको भी पढ़नी है। क्यों पढ़नी है, जाहिर सी बात है उस नई डाइट प्लान का जो खर्चा आना है उन्होंने ही तो अप्रूव करना है, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे किस नज़र से, सिर्फ कॉस्ट एस्टिमेट लगाने के लिए कि नायला ने जो एक प्रेजेंटेशन दी है क्या वो हमारे कॉस्ट बजट के अंदर अंदर आ भी रही है कि नहीं। यानी कि नायला को लिखते हुए ये भी ध्यान में रखना था कि इस हॉस्पिटल का कॉस्ट बजट क्या है। अगला बंदा कौन है जिसने पढ़नी है, वो है डायरेक्टर ऑफ परचेजिंग। डायरेक्टर ऑफ परचेजिंग ने क्यों पढ़नी है, अब जैसी बात है जो नया डाइट प्लान बना है उसके हिसाब से चीज़ें भी तो खरीद के लानी है, ठीक है। तो अब मिस्टर चौहान जो है डायरेक्टर ऑफ परचेजिंग है, तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ ये जानने के लिए पढ़ रहे हैं कि मुझे और कौन सी नई चीज़ें अब ऑर्डर करनी है, ठीक है। उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उन्हें नहीं पता कॉस्ट क्या है, उन्हें नहीं है कि ये अप्रूव हुआ है या नहीं, उन्हें क्या मतलब है, उन्हें सिर्फ ये देखना है उस डॉक्यूमेंट में से कि मुझे पता चल जाए कि क्या चीज़ मुझे ऑर्डर करनी है। तो नायला को इस तरतीब से चीज़ों को लिखना है कि उस बंदे को ढूंढने में मुश्किल ना हो। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट पकड़े उसे पता हो अच्छा ये सेक्शन है, इस सेक्शन में ये नई चीज़ें लिखी हुई हैं जो नई डाइट प्लान में शामिल है और मुझे मिल जाए, ठीक है। यानी कि नायला को कितने सारे लोगों को ध्यान में रखना है। अगला बंदा
अगले बंदा है द हेड ऑफ पर्सनल, मिस सारा है, यानी कि जो इस लोगों को न्यू जॉब पे हायर करती हैं। अब जाहिर सी बात है न्यू डाइट प्लान बना तो हो सकता है कि खाना ज़्यादा बनता हो तो कुक ज़्यादा चाहिए हो या हेल्पर ज़्यादा चाहिए हो, ठीक है। तो अब मिस सारा तो इस वजह से इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगी कि मैं इस नए डाइट प्लान के हिसाब से देखूँ कि क्या वाकई मुझे इतने ही लोगों में जो पहले से मौजूद हैं काम चल जाएगा या मुझे कुछ नए लोग भी हायर करने पड़ेंगे। तो अब मिस सारा को ना परचेजिंग से ना कॉस्ट से किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, उन्हें ये देखना है कि जो नया डाइट प्लान बना है इसमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी कि नायला को बनाते हुए इस चीज़ को भी ध्यान में रखना था कि कितने लोग पड़ेंगे। और आखिरी चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट वो है किचन स्टाफ। किचन स्टाफ ने भी वो एप्लीकेशन पढ़नी है, उनको भी एश्योर कराना ज़रूरी है। जैसी बात है एक नया बंदा है, इतने सालों से प्लान बन रहा था और एक बंदा आया और वो आके चेंज कर रहा है, तो किचन स्टाफ को भी तो मुतमईन करना ज़रूरी है ना कि क्यों मैंने चेंज किया, क्या पिछली में कमियां थी या ख़राबियाँ थी जो मैंने ये डाइट प्लान चेंज किया है। तो यानी कि आखिर में किचन स्टाफ का भी जो है वो आपसे जो है वो सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है, ताकि वो भी जो उनका जो नया वर्क उनको असाइन किया जा रहा है वो उसमें फेयरली आपके साथ ट्रीट कर सके। यानी अगर उनका दिल में खटकेगा कि यार पता नहीं उन्हें की बनवाएगी साढ़े को, तो वो कभी भी अच्छे से खाना नहीं बनाएंगे। यानी कि उनको भी सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है। यानी कि अब आप ये देखें कि एक बिजनेस डॉक्यूमेंट में कितनी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। कि अब नायला ने लिखनी तो सिर्फ एक एप्लीकेशन है, अब वो ये सब के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट तो लिखने से रही, उसने एक ही डॉक्यूमेंट लिखना है, तो वो उस एक डॉक्यूमेंट में कितनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखेगी कि सबको उनके सवालों का जवाब मिल सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब आपकी नॉर्मल राइटिंग में और आपकी बिजनेस राइटिंग में ये फ़र्क होता है कि कितनी सारी चीज़ों का आपको फ़र्क रखना पड़ता है। तो कहते हैं कि अगर तो आप अच्छे हो, आपने अच्छी चीज़ें ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के लिखा है, तो इससे बहुत कुछ हो सकता है। आपकी एक पहचान बन जाएगी उस जगह पे, ठीक है, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, आप ऊपर तक भी जा सकते हो। लेकिन अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यानी आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट लिखा और आपके सुपरवाइजर ही उससे मतलब आपके लिखने का तरीका ऐसा था कि यार मतलब अजय आई तो है तो फिर देखो जरा मतलब रोब जमान शुरू करता, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। यानी कि आपको इस तरीके से लिखना है कि किसी को भी ये ना लगे कि आप मुदाखलत कर रहे हैं या नहीं, मतलब आपको इस तरीके से। दूसरी बात, आपका पर्पस ऑफ राइटिंग बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपकी ऑडियंस, अगली चीज़ है ऑडियंस। स्कूल में और तरीका होता था, स्कूल में हमारी ऑडियंस सिर्फ हमारा टीचर था, हम जो भी लिखते थे हमारे टीचर को पढ़ना होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारी ऑडियंस चेंज है। और इसकी मिसाल आपको मिस नायला की मिसाल में पता चल गई कि ऑडियंस चेंज है और हर ऑडियंस अपनी इंफॉर्मेशन के लिए अपनी ज़रूरत तक आप जो है वो आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ेगी। वहाँ टीचर था हमारी हर जबलें पढ़ लेते था, ठीक है, हमें नंबर दे देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ऑडियंस भी चेंज है। वहाँ पे हमारा इंटरेक्शन एक बंदे से था, लेकिन यहाँ पे एट द सेम टाइम हमारा इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों से होता है, और वो ऐसे लोगों से होता है कि जिनका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। जहाँ पे मैंने अब दिखा एक जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस है, एक प्रेसिडेंट ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है, एक हेड ऑफ पर्सनल है, एक जो है वो सुपरवाइजर है। यानी कि सबका बैकग्राउंड अलग है, सबके एजुकेशन अलग है, और आपको अपने एक डॉक्यूमेंट के जरिए सबको सेटिस्फाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें यानी इतना मुश्किल होता है, इतनी जो है वो कह लो कि टेक्निकल चीज़ें हैं ये, और इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे ये चीज़ जो बताई गई है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के कितने किस्म की जो है वो रिटर्न कम्युनिकेशन होंगी, उनमें मेमोज होंगे, बिजनेस लेटर होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगी, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स होंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होंगे। ये सारी चीज़ें जो है हम आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ यहाँ पे बस आप नेम देख लीजिएगा। और आखिरी चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ऑनरशिप ऑफ द राइटर्स वर्क। देखें, आपके जो आप स्कूल लेवल पे लिखते थे ना, स्कूल लेवल पे लिखते थे, आपने सही लिखा है गलत लिखा है उसका सिर्फ आप पे पड़ता था। ऐसा ही है, आपने अच्छा पेपर लिखा है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, किसी और की ज़ात पे उसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बिज़नेस लेवल पे ऐसा नहीं होता। बिज़नेस लेवल पे आपके लिखे हुए काम का, आपने जो किया हुआ काम है उसकी ऑनरशिप आपको लेना बहुत ज़रूरी होती है, उसके ज़िम्मेदार आप होते हैं, क्योंकि उसका फ़र्क बहुत सी चीज़ों को पड़ने वाला है। अगर एक आपके बॉस ने आप पे भरोसा किया, आपको प्रोजेक्ट जो है वो प्रेजेंट करने के लिए आपको खड़ा किया है, तो अगर आप अच्छी प्रेजेंटेशन दोगे तो आपको तो प्रेज़ किया ही जाएगा। अगर प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है तो आपकी तो तारीफ़ होगी ही होगी, लेकिन और फ़ायदा किसका है? आपकी कंपनी का फ़ायदा है, आपके बॉस की तारीफ़ की जाएगी कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रेजेंटर रखा हुआ उन्होंने। लेकिन अगर उल्ट हो गया कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी, आपका तो बेड़ा गर्क होगा ही होगा, लेकिन साथ आप अपनी कंपनी को भी डुबो दोगे। यानी कि बिज़नेस लेवल पे वर्क की ऑनरशिप बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। यानी ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, वहाँ पे भी आप कोई भी कन्फ्यूजन हो वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।